Hello students, welcome to part number 3 of Theory of Demand and Supply। आज के इस लेक्चर में हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का जो टॉपिक है ये एक काफ़ी वास्ट टॉपिक है एंड जितना मुझे याद है मेरे टाइम पे जब मैं ट्वेल्थ में था तो ये एक सेपरेट चैप्टर था पूरा। ठीक है, सो यू कैन इमेजिन कितना वास्ट टॉपिक है ये। समझने में ईजी है, थोड़ा सा टेक्निकल हो जाता है बीच में बिकॉज इसमें न्यूमेरिकल्स भी होते हैं। बेसिकली मोर ऑफ कैलकुलेशंस पे डिपेंड करता है इलास्टिसिटी। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी, 5 to 6 टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटीज, वो हम आगे देखेंगे। ठीक है, तो इसमें पहले हम जो स्टार्ट करेंगे वो होगा प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। बेसिकली इलास्टिसिटी क्या मतलब होती है आपको पता है? जैसे इलास्टिक जो चीज़ होती है उसको हम कितना खींच सकते हैं, खिंचाव, हाउ मच यू कैन स्ट्रेच समथिंग, कितना इलास्टिक है वो चीज़, उससे ये वर्ड डिराइव हुआ था इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसका ये मतलब होता है कि एक चीज़ के चेंज होने से मेरा मेरी डिमांड कितनी चेंज होगी। अगर मेरा प्राइस चेंज हुआ है तो डिमांड कितनी चेंज होगी, वो डिपेंड करता है कि वो कैसा प्रोडक्ट है। ठीक है, उसकी कैसी मतलब उस पर हम उसके बेसिस पे हम देखेंगे कि वो डिमांड या तो इलास्टिक हो सकती है, इन इलास्टिक हो सकती है। इलास्टिक ऐसा हो सकता है कि मैं थोड़ा उसको पोस्टपोन कर सकता हूँ, परचेज को और खींच सकता हूँ, है ना, डिमांड को खींच सकते हैं, थोड़ा बाद के लिए रख सकते हैं। जैसे लग्जरी आइटम्स के केस में हो गया कि वो मेरी नेसेसिटी नहीं है, आई डोंट रिक्वायर इट वेरी मच राइट नाउ, आई कैन पोस्टपोन द डिमांड। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे चीज़ें होती हैं जो हमारी लाइफ की बेसिक नेसेसिटीज़ होती हैं, लाइक मेडिसिन। ठीक है, फिर फूड ग्रेन्स, वाटर, ये सब चीज़ें हमारे लाइफ को के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो दैट्स वाई वी कैन नॉट डिले और पोस्टपोन द डिमांड ऑफ दीज थिंग्स। राइट, दैट्स वाई इसकी डिमांड जो है वो इन इलास्टिक होती है। इसका मतलब कि प्राइस में चाहे जितना चेंज आएगा, हम इन चीज़ों की डिमांड को पोस्टपोन नहीं कर सकते, वो खींच नहीं सकते। ठीक है, इन इलास्टिक है, इट कैन नॉट बी सेच्ड, कैन नॉट बी पोस्टपोन। ये होता है इलास्टिसिटी। ठीक है, और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो नॉर्मल, जैसे नॉर्मल गुड्स की कैटेगरी में आती हैं। उसमें ये होता है कि जितना मेरा प्राइस चेंज हुआ उतनी मैं डिमांड को ऊपर नीचे कर सकता हूँ, एज पर जो प्राइस जैसा बिहेव करेगा उस हिसाब से मैं ऊपर या नीचे कर सकता हूँ। तो वो हो जाता है आपका केस, वो होता है यूनिटरी इलास्टिक। ठीक है, उसका कर्व भी आप देखेंगे आगे, उसका कर्व भी बिल्कुल डाउनवर्ड ऐसे जाता है, डाउन। ठीक है, ये आ गया। अब देखते हैं कि आइंस्टाइन ने हमें क्या बुक में बताया फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इलास्टिसिटी। लेट्स स्टार्ट रीडिंग द मटेरियल एंड लेट्स स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग दैट व्हाट एक्चुअली इज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। ऑफन वी वुड वांट टू नो, मैं बीच से स्टार्ट कर रहा हूँ तो यहाँ से थोड़ा रेलिवेंट लग रहा है। ऑफन वी वुड वांट टू नो हाउ सेंसिटिव इज डिमांड फॉर प्रोडक्ट टू इट्स प्राइस। फॉर एग्जाम्पल, इफ प्राइसेस increases by 5%, how much will the quantities demanded change? Also, how much change in demand will be there if the average income rises by 5%? तो यहाँ पे इन्होंने प्राइस के एग्जांपल भी दे दिया कि अगर प्राइस मेरी 5% से इंक्रीज होगी, देखो प्राइस बढ़ रहा है तो डिमांड कम होगी, लॉ ऑफ डिमांड। तो कितनी कितनी डिमांड उसकी चेंज होगी ये देखते हैं, कितना सेंसिटिव है मेरा डिमांड। ठीक है, सेकेंड केस में इनकम की बात करिए कि मेरी अगर इनकम राइज हो रही है, अब इनकम राइज हो रही है तो मेरी डिमांड भी राइज होगी। राइट, मैं ज़्यादा पैसे कमा रहा हूँ तो मैं ज़्यादा डिमांड करूँगा। तो 5% से जब मेरी इनकम इंक्रीज हुई है तो उसके करस्पॉन्डिंग जो डिमांड है वो कितना चेंज होगी, कितने परसेंट वो चेंज होगी। ठीक है, उस पर फिर हम बताएंगे कि ये चीज़ इलास्टिक है या इन इलास्टिक है, कैसे यूनिटरी है, कैसे है। वो सब हम उसके बेसिस पे डिसाइड करेंगे कितना जो है इसमें चेंज आ रहा है। ठीक है, कभी कभी हम एडवर्टाइजिंग करते हैं। राइट, तो अब ये कह रहा है कि एडवर्टाइजिंग कैंपेन का कितना इफेक्ट आएगा मेरी सेल्स पर। आप बिजनेस प्रमोशन कर रहे हो, ठीक है, लोगों के आप अटेंशन सीख रहे हो थ्रू प्रमोशन एक्टिविटीज, है ना, तो वो आपकी सेल्स को अफेक्ट करेगा।
ठीक है, कितना अफेक्ट करेगा ये बताएगा हमारा इलास्टिसिटी। नीचे नीचे एक टॉपिक आएगा एडवर्टाइजिंग इलास्टिसिटी, उसमें ये चीज़ आपको ज़्यादा समझ में आएंगी। ठीक है, तो दैट्स व्हाई इकोनॉमिस्ट यूज अ नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ इलास्टिसिटी टू आंसर क्वेश्चंस लाइक दीज सो एज टू मेक डिमांड प्रेडिक्शंस एंड टू रिकमेंड चेंजेस इन स्ट्रेटजीज। कुछ इन्होंने सिचुएशन दे रखे हैं, जल्दी से देखेंगे क्या सिचुएशन दे रखे हैं इन्होंने। क्या, ठीक है, तो पहला क्या दिया हुआ है, एज अ रिजल्ट ऑफ अ फॉल इन द प्राइस ऑफ हेडफोन्स फ्रॉम 500 टू 400। तो प्राइस जो है हेडफोन्स का वो फॉल हो गया। ठीक है, -100, 100 रुपीज़ फॉल हो गया। द क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज फ्रॉम 100 टू 150 हेडफोन्स। 100 से मेरा 150 हेडफोन्स, मेरी 50 की डिमांड जो है वो इंक्रीज होगी। जस्ट बिकॉज मेरा 100 रुपीज़ का प्राइस कम हो गया, लोगों ने हेडफोन्स की डिमांड 50 यूनिट से इंक्रीज कर दी। ठीक है, ये एक केस है। सेकेंड केस में क्या हो रहा है, वीट का प्राइस फॉल हो गया 20 से 18 के, 2 रुपीज़ का प्राइस फॉल हो गया और डिमांड इंक्रीज हो गई 500 टू 520 किलोग्राम्स। ठीक है, ये अभी प्रॉपर लॉ ऑफ डिमांड ही चल रहा है। नीचे वाले एग्जाम्पल में भी, थर्ड वाले में, सॉल्ट का प्राइस 9 से 7.5 हुआ और डिमांड जो है वो बढ़ के 1000 से 1005 हो गई। यहाँ पे आपका लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई हो रहा है। ठीक है, चलो ये हमें ये नहीं बताता कि लॉ ऑफ डिमांड कैसे अप्लाई करते हैं, ये एग्जाम्पल वो नहीं बता रहा। हमें ये क्या बता रहा है कि डिमांड फॉर हेडफोन्स व्हीट एंड सॉल्ट रिस्पॉन्ड इन द सेम डायरेक्शन टू प्राइस चेंजेस। यस, डिमांड, प्राइस के गिरने से डिमांड इंक्रीज ही हो रही है हमारी, ये बात उसकी सही है। लेकिन दिस डिफरेंस आपने बताया वो कहाँ पे है, देखो आगे क्या लिखा है, द डिफरेंस लाइज इन द डिग्री ऑफ रिस्पॉन्स ऑफ डिमांड। ठीक है, द डिफरेंस इन रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ डिमांड कैन बी फाउंड आउट बाय कंपेयरिंग द परसेंटेज चेंजेस इन प्राइसेस एंड क्वांटिटीज डिमांडेड। ठीक है, तो अगर आप परसेंटेज निकालो ना कि कितनी परसेंट से मेरा ये प्राइस और डिमांड चेंज हुई है, तो ये तीनों में से कोई इक्वल नहीं आएगा। ठीक है, ये अलग परसेंटेज पे चल रहा होगा, ये वाला अलग परसेंटेज पे चल रहा होगा, सिमिलरली ये वाला अलग परसेंटेज पे चल रहा होगा। ठीक है, तो बहुत सारे जो हैं इसमें डिफरेंसेस हैं इन द रिस्पॉन्स टू द चेंज इन प्राइस। सबका जो रिस्पॉन्स है वो सेम नहीं है, रिस्पॉन्स जो रेट है, रिस्पॉन्स रेट सबका सेम नहीं है, इट्स डिफरेंट। ठीक है ना, तो यहाँ से आती है इलास्टिसिटी का कंसेप्ट। चलो, तो elasticity of demand measures the relative responsiveness of the amount purchased per unit of time to a change in any of these independent variables। कौन से इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हमारे, ये देखो क्या लिखा है यहाँ पे, वेरिएबल्स कौन से हमारे, एक तो पहला तो प्राइस हो गया, फिर रिलेटेड कमोडिटीज़ का प्राइस, इनकम हो गया कंज्यूमर का, और अदर फैक्टर्स। ठीक है, ये सब जो हैं उसके, उनके चेंज होने पे, किसी भी एक वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल के चेंज होने पे मेरी डिमांड कितना रिस्पॉन्स देती है उसको। ठीक है, वो, उससे हमें पता लगेगा कि क्या इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ये इसी चीज़ को मेजर कर रहा है कि कितना डिमांड मेरी चेंज हो रही है, कितना डिमांड रिस्पॉन्ड कर रही है टू द चेंज इन एनी ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। ये बताता है मेरे को इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, okay, in general the coefficient of elasticity is defined as the proportionate change in the dependent variable divided by proportionate change in independent variable। ठीक है, अब देखो इसमें क्या है ना, मैं आपको दिखाता हूँ, एक चीज़ बताता हूँ। इसने बात करी डिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट। ठीक है, अब आप सोचोगे सर डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है यहाँ पे, मैं आपको बताता हूँ। डिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ पे है हमारी डिमांड। ठीक है, डिमांड यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल है। पूछोगे क्यों, मेरा कोई भी फैक्टर मैं कंसिडर करके उसको चेंज कर देता हूँ, अफेक्ट तो मेरी डिमांड हो रही है ना। सही कह रहा हूँ मैं, देखो मैंने प्राइस कम किया या प्राइस ज़्यादा किया, अफेक्ट तो डिमांड ही हो रही है ना, ऐसा नहीं है कि कुछ और इफेक्ट हो गया।
अगर मेरी इनकम भी इंक्रीज डिक्रीज हो रही है तो फ़र्क किस पे पड़ रहा है, मेरी डिमांड पे फ़र्क पड़ता है। ठीक है, तो मैं तो यहाँ पे डिमांड को मैं डिपेंडेंट कह सकता हूँ कि ये डिपेंडेंट है इस चीज़ों पे। मेरे प्राइस पे डिपेंड करते हैं कितनी डिमांड आएगी। मेरी कस्टमर की इनकम पे डिपेंड करते हैं कि कितनी डिमांड आएगी। तो ये डिमांड जो है दैट विल ऑलवेज बी अ डिपेंडेंट वेरिएबल। डिमांड के ऊपर नीचे होने से मेरा कोई डिमांड मान लो बढ़ गई, मेरी इनकम जो है ना बढ़ जाएगी अपने आप ही, ऐसे नहीं होता ना। इसलिए मेरी इनकम बढ़ रही है, इसलिए मैं डिमांड इंक्रीज कर रहा हूँ। मैंने प्राइस कम किया इसलिए लोगों ने ज़्यादा डिमांड करी। ठीक है, तो यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल की जो बात करें वो डिमांड की बात कर रहे हैं। ठीक है, और जो इंडिपेंडेंट है वो तो आपका कोई भी फैक्टर हो सकता है ना, कोई भी फैक्टर हो सकता है वो तो आपका जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल इन्होंने बताया यहाँ पर। ठीक है, दैट्स वाई the change in dependent variable, that is demand, divided by the proportionate change in the independent variable, that can be any factor. ओके, चलो क्या लिखा है यहाँ पे देखो। अब ये प्रॉपर डेफिनेशन शुरू होगी यहाँ पे डिमांड की। मैं इसको या ठीक है, दिस इज द एक्चुअल डेफिनेशन ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, ये प्रॉपर डेफिनेशन है इसकी। देखते हैं, पढ़ते हैं क्या लिखा है इसमें। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड is defined as the degree of responsiveness of the quantity demanded। तो क्वांटिटी डिमांडेड का कितना की रिस्पॉन्स का क्या डिग्री है। व्हाट इज द डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ गुड to changes in one of the variables on which demand depends। It can be any variable, it can be either price, it can be related goods, it can be income, it can be taste preferences। जो हमने ऊपर इतने सारे डिटर्मिनेंट्स देखे थे उनमें से कोई भी हो सकता है। ठीक है, ठीक है, रिपीट। Elasticity of demand is defined as the degree of responsiveness of the quantity demanded of a good to changes in one of the variables on which demand depends. More precisely, elasticity of demand is the percentage change in quantity demanded divided by a percentage change in one of the variables on which demand depends। ठीक, देखो जैसे इसमें मैंने क्या लिखा, परसेंटेज चेंज इन डिमांड अपन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ठीक है, तो ये एग्जांपल है प्राइस के अलावा इट कैन बी एनी अदर फैक्टर आल्सो, बट बिकॉज वी आर टेकिंग प्राइस अभी, तो दैट्स व्हाई विल सी कि कितना परसेंट मेरा डिमांड चेंज होता है अपॉन कितना परसेंट प्राइस चेंज होता है। उससे हमें पता लग जाएगा कि व्हाट इज द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है ना, चलो स्टार्टिंग विद द टॉपिक, द फर्स्ट टॉपिक आज का, दैट इज प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, देखो क्या लिखा है। The most important measure of elasticity of demand is the price elasticity of demand, which measures the sensitivity of quantity demanded, which measures the sensitivity of quantity demanded to own price or the price of the good itself। ठीक है, to the own price or the price of the good itself। The concept of price elasticity of demand is important for the firm for two reasons। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं कि मेरी डिमांड जो मेरी क्वांटिटी डिमांडेड है कितनी सेंसिटिव है मेरे गुड के मेरे गुड के प्राइस पे। ठीक है, अगर मेरे गुड के प्राइस में कुछ चेंज आता है तो मेरी डिमांड कितनी ज़्यादा इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, कितनी सेंसिटिव है मेरी डिमांड। तो वो बताता है मेरा प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, अब ये आगे क्या कह रहे हैं कि जो ये वाला कंसेप्ट है प्राइस इलास्टिसिटी का जो कंसेप्ट है, ये सिर्फ दो रीजंस हैं जिसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है फॉर अ फर्म। ठीक है, क्या है वो दो रीजंस। एक तो है नॉलेज ऑफ द नेचर एंड डिग्री ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी अलाउज द फर्म टू प्रेडिक्ट द इम्पैक्ट ऑफ प्राइस चेंजेस ऑन इट्स सेल्स। ठीक है, तो अगर मुझे पता है कि मेरा जो प्रोडक्ट है
वो कितना ज़्यादा इलास्टिक है या इन इलास्टिक है, उसकी क्या डिग्री है, कस्टमर्स को या कंज्यूमर्स को वो कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगता है मेरा प्रोडक्ट, कितना उनको डेली लाइफ में उसकी नेसेसिटी है। उसके हिसाब से मैं डिसाइड कर सकता हूँ कि मुझे कितना अपना प्राइस चेंज करना है। मैं प्रेडिक्ट कर पाऊंगा कि अगर मैंने प्राइस चेंज किया तो मेरी सेल पे क्या इम्पैक्ट आएगा। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू आर इफ़ यू आर केमिस्ट, आपकी केमिस्ट की शॉप है, आप मेडिसिन सेल करते हो। ठीक है। अब आपको पता है कि मेरी मेडिसिन कंज्यूमर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर देयर हेल्थ, वो आपसे परचेज करते रहते हैं। और आपको पता है कि वो फिर आ जाता है इन इलास्टिक वाली कैटेगरी में। ठीक है, इन इलास्टिक में आ गया ये कि उसके बिना कंज्यूमर्स को बहुत मुश्किल होगी, इफ़ आई इंक्रीज द प्राइस, है ना, उनको खरीदने में मुश्किल होगी। लेकिन आपको ये भी पता है कि अगर मैंने प्राइस इंक्रीज़ किया तो मेरी सेल्स पे ज़्यादा कुछ खास इम्पैक्ट नहीं आएगा, क्योंकि लोग तो अभी भी खरीदेंगे मेडिसिन। तो जिसको चाहिए वो एक्सपेंसिव भी खरीदते हैं। ठीक है, वो इंक्रीज प्राइस पे भी खरीदेगा। इसलिए आपको नॉलेज है इस चीज़ की कि इन इलास्टिक चीज़ है, मैं प्राइस इंक्रीज करूंगा फिर भी लोग खरीदते रहेंगे। ठीक है ना। तो उसके हिसाब से आप प्रेडिक्ट कर सकते हो कि अगर मैंने प्राइस बढ़ाया तो मेरी सेल पे इतना सा इम्पैक्ट आएगा, बस छोटा सा ऐसे। लेकिन अगर आप कुछ नॉर्मल चीज़ बेच रहे हो, मान लो आप कोई कोल्ड ड्रिंक बेच रहे हो या कोई नमकीन चिप्स ऐसा कुछ पैकेट बेच रहे हो, आपको पता है कि ये चीज़ तो कंज्यूमर्स इसके बिना भी आराम से रह सकते हैं। ठीक है, वो स्विच कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन उनको इसकी ज़्यादा कोई ऐसा नीड नहीं है कि इसके बिना उनकी लाइफ नहीं चल रही, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो अगर आप उसका प्राइस इंक्रीज़ भी कर दोगे, आपको पता है कि अगर मैंने इसका प्राइस इंक्रीज़ कर दिया तो मेरी सेल्स पे बहुत ज़्यादा इंपैक्ट आएगा, लोग खरीदना बंद कर देंगे ये चीज़ें। और आपको ये भी पता है कि अगर मैंने प्राइस कम कर दिया, डिस्काउंट पे देने लग गया, तो और ज़्यादा लोग खरीदेंगे, मेरी सेल्स और बढ़ेगी। ठीक है, तो ये हमारा ये डिफरेंस होती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। प्राइस इलास्टिसिटी गाइड्स द फर्म्स प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग प्राइसिंग डिसीजंस। प्राइस इलास्टिसिटी गाइड्स द फर्म्स प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग प्राइसिंग डिसीजंस। अब ये क्या कह रहा है कि आप जब अ, आप जब मेजर करोगे अपनी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, तो आप ये देख सकते हो कि ऐसा कौन सा प्राइस है जिसमें मैं अपने प्रोडक्ट्स को मार्क करूं कि मेरा प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो रहा है। ऐसा कौन सा प्राइस है जिस पे कंज्यूमर्स विलिंगली पे करने खरीदने को तैयार हैं और मेरा प्रॉफिट उससे मैक्सिमाइज हो रहा है। मेरे को जो मैं जिस रेट पे मैंने खरीदा अपने होलसेलर से या मैन्युफैक्चरर से, और मैं आगे जिस रेट पे बेच रहा हूँ, उसका जो मार्जिन है, मेरा मार्जिन, वो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट किस पॉइंट पे है, किस प्राइस पे है। और उस प्राइस पे कस्टमर्स आर विलिंगली रेडी, दे विलिंगली पेइंग द अमाउंट फॉर दैट प्रोडक्ट, और मेरा प्रॉफिट मैक्सिमाइज होता है बेसिकली। ठीक है, तो उस वो प्राइसिंग डिसीजंस को लेने में आपको क्या हेल्प करेगा, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। वो आपको बताएगा कि आपके प्रोडक्ट इतना ज़रूरी है लोगों के लिए, और इस प्राइस पे अगर आप बेचोगे तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। ठीक है, तो ये दो चीज़ें हैं जो एक फर्म के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है ना, आगे देखते हैं। ठीक है, ये सब तो देखो, ये सब तो हमने ऑलरेडी ऊपर डेफिनेशन में देख लिया था, सेम चीज़ लिखी है। ओके, ये भी ठीक है। आगे यहाँ से देखते हैं। द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऑल्सो रेफर टू एज PED tells us the percentage change in quantity demanded for each 1% change in price। तो अगर 1% भी प्राइस चेंज होता है तो कितना डिमांड चेंज होगा, वो बताता है हमें प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ऑल्सो नोन एज PED। फॉर्मूला देखते हैं क्या लिखा है। देखो, प्राइस इलास्टिसिटी इज इक्वल टू EP इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ठीक है, तो कितना परसेंटेज हमारा प्राइस चेंज होगा वो बताएगा कि कितना हमारा डिमांड चेंज होगी। ठीक है, ऊपर देखो मैंने यही फॉर्मूला आपको दिया था, परसेंटेज चेंज इन डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। जो ये ट्राइंगल बना है ये डेल्टा साइन है। ठीक है, दैट विच रिप्रेजेंट्स चेंज, राइट। चलो, ठीक है।
अब ये तो आपका हो गया परसेंटेज के टर्म्स में। अब अगर आपको एब्सोल्यूट टर्म्स में करना है तो आप देखो कैसे करो। एब्सोल्यूट टर्म्स में परसेंटेज तो अलग हो गया, एब्सोल्यूट मतलब रुपीज यूनिट्स। उस टर्म में अगर आपको निकालनी है किसी की इलास्टिसिटी, आप कैसे निकालोगे वो देखते हैं। देखो क्या लिखा है। अब देखो, जब हम परसेंटेज निकालते हैं, हम कैसे निकालते हैं परसेंटेज? whenever we calculate any percentage, what do we do? It is change, कितना चेंज हुआ अपॉन कितना ओरिजिनल है इंटू 100। ठीक है, इससे आ गया मेरा, जस्ट सेकेंड, हाँ इससे क्या आ गया मेरा, परसेंटेज चेंज इन डिमांड आ गया, डिवाइड किया, ये आ गया चेंज इन प्राइस, ये आ गया ओरिजिनल प्राइस इंटू 100। इससे मेरा क्या निकल के आता है, परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ये वही वाला ऊपर वाला फॉर्मूला हमारा बन जाता है, ये वाला। देखो ये बिल्कुल वही फॉर्मूला है। ठीक है, या फिर और अगर आप इसको फॉर्मूला को और ज़्यादा एक्सपेंड करते हो तो क्या बनता है इसमें से, चेंज इन क्वांटिटी अपॉन चेंज इन क्वांटिटी इनटू ओरिजिनल प्राइस अपॉन चेंज इन प्राइस, ये बन गया। ठीक है, तो दैट्स सिंबॉलिक टर्म्स में क्या हम क्या करेंगे, चेंज देखो डेल्टा से इसको डिनोट किया गया है, चेंज इन क्वांटिटी अपॉन चेंज इन अपॉन ओरिजिनल क्वांटिटी इनटू प्राइस अपॉन चेंज इन प्राइस। ठीक है, और इससे फिर वो आगे क्या बन गया, चेंज इन क्वांटिटी अपॉन चेंज इन प्राइस इनटू प्राइस अपॉन क्वांटिटी। ये हमारा फॉर्मूला ये वाला बन जाता है। इसको मार्क कर देते हैं। ठीक है, चलो ये हमारा फॉर्मूला बन गया। ठीक है, मैंने इसको प्रॉपर पोजीशन में दे दिया। अब देखते हैं क्या लिखा है इसमें। ईपी क्या है, प्राइस इलास्टिसिटी। क्यू क्या है, ओरिजिनल क्वांटिटी। पी इज ओरिजिनल प्राइस एंड डेल्टा इज चेंज। ठीक है, ओके। आगे क्या लिखा है यहाँ पे, अ नेगेटिव साइन ऑन द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड illustrates the law of demand. Okay, less quantity is demanded as the price rises. Notice that the change in quantity was due solely to the price change. The other factors that potentially could affect sales did not change. Basically क्या हो रहा है, जब अब आप अगर आप देखोगे आगे के क्वेश्चन में भी, तो इलास्टिसिटी जो आपको बताई जाएगी वो माइनस में बताई जाएगी। ठीक है, मोस्टली क्योंकि वो क्या दिखाता है कि हमारा लॉ ऑफ डिमांड यहाँ पे अप्लाई हो रहा है। ठीक है, कम डिमांड होती है जब प्राइस इंक्रीज होता है, और बाकी जो फैक्टर्स होते हैं, इनकम, टेस्ट प्रेफरेंस, रिलेटेड कमोडिटीज़, वो सब जो है वो हमारा कांस्टेंट रहता है। ठीक है, तो उन्होंने ये यहाँ पे इन्फॉर्मेशन हमें दी। ओके, अब क्या देखें, द ग्रेटर द वैल्यू ऑफ इलास्टिसिटी, जितनी ज़्यादा इलास्टिसिटी हमारे, जितने वैल्यू हाई होगा, द मोर द सेंसिटिव क्वांटिटी डिमांडेड इज टू प्राइस। ठीक है, उतना ज़्यादा हमारा सेंसिटिव होगा डिमांड। इस केस में मैं एग्जांपल लेता हूँ आपको। फॉर एग्जांपल हमारा हो गया लग्जरी क्लोथ्स। ठीक है, लग्जरी क्लोथ्स का एग्जांपल लेते हैं। अब लग्जरी क्लोथ्स जब उसका प्राइस अभी नॉर्मल है, ठीक है, फॉर एग्जांपल इज अ टी शर्ट वर्थ 10,000 रुपीज़, तो उसकी डिमांड अभी नॉर्मल आ रही है। जैसे ही उसका प्राइस 10,000 से 20,000 हो गया, उसकी डिमांड एकदम फॉल कर गई। ठीक है, लोगों ने खरीदना बिल्कुल बंद कर दिया, बिल्कुल फॉल होगी डिमांड उसकी। क्यों? इज द टी शर्ट वर्थ रुपीज 10,000 माई नेसेसिटी? नो, इट इज नॉट। ठीक है, प्राइस जब 10,000 था तो लोग खरीद रहे थे, लेकिन जैसे ही डबल प्राइस हो गया, लोगों ने पूरी डिमांड उसकी कम कर दी। ठीक है, तो दैट्स वाई प्राइस बढ़ने से वो डिमांड बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो गई, वो बिल्कुल ही कम हो गई, बहुत बिल्कुल चेंज हो गई प्राइस उससे, सॉरी डिमांड उसका बिल्कुल चेंज हो गया। ठीक है, अब ऑन द अदर हैंड, इफ़ आई टेक मेडिसिन, तो चाहे आपने मेडिसिन का रेट ट्रिपल कर दिया हो,
लोग उसकी डिमांड को चेंज नहीं करेंगे, वो बिल्कुल इनसेंसिटिव हो जाएगा, बिकॉज वो मेरी नीड है, इट इज़ माई लाइफ नीड। ठीक है ना? अ टी शर्ट फॉर 10,000 रुपीज इज नॉट माई नीड राइट नाउ, इट्स एटलीस्ट नॉट मोर देन मेडिसिन, राइट? चलो, प्राइसिंग, ओके, ये तो ठीक है। अच्छा, ये यहाँ पे ये भी चीज़ लिखी है, बिकॉज लॉ ऑफ डिमांड हमने माना। लॉ ऑफ डिमांड में क्या होता है, वी नो दैट द प्राइस एंड डिमांड हैज़ अ इनवर्स रिलेशनशिप, और उसकी वजह से, बिकॉज ऑफ दैट इनवर्स रिलेशनशिप, द इलास्टिसिटी इज नेगेटिव, बट दैट ऑल्सो हैज़ अ फ्यू एक्सेप्शंस, जो हमने देखे थे कि क्या एक्सेप्शंस होते हैं, कंस्पिशियस, गिफन, वो सब। ठीक है, ओके। तो अच्छा, मैं आपको बता देता हूँ ये पैराग्राफ में बेसिकली क्या लिखा है। इसमें ये लिखा है कि माइनस साइन, ये वही अभी इनकी डिस्कशन चल रही है कि माइनस साइन क्यों लगना चाहिए। कि माइनस साइन अगर हम नहीं लगाएंगे तो ऐसा लगेगा कि वो सेम डायरेक्शन में ग्रो कर रही है, प्राइस बढ़ जाए तो डिमांड भी ऐसा ऐसा लगेगा। दैट्स व्हाई माइनस साइन इज मोर इम्पॉर्टेंट। अगर हम माइनस साइन नहीं लगाएंगे तो कैलकुलेशंस हमारी ख़राब हो जाएंगी, और जो रिजल्ट आएगा दैट विल बी वेरी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग। ठीक है, आप चाहो तो एक बार इसको रीड कर लेना। ठीक है, जस्ट रीड इट फॉर वंस, समझना क्या लिखा है इसमें। ठीक है, अदरवाइज वैसे इसमें ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट बात नहीं है, बस वो लिखा है कि यहाँ पे आपको माइनस साइन क्यों लगाना पड़ता है। ठीक है, ये सब लिखा है यहाँ पे। राइट, चलते हैं। Let's go to the numerical examples now. Let's read what is written here. The price of a commodity decreases from 6 rupees to 4 rupees, and demand increases from 10 to 15 units. Okay, तो टेबल बनाते हैं। 6 रुपीज़ पे जो हमारा डिमांड थी वो थी 10। जैसे प्राइस कम हुआ डिमांड होगी 15। ठीक है, 2 रुपीज़ के गिरने से 5 की डिमांड इंक्रीज होगी। ठीक है, तो हमने क्या फॉर्मूला देखा था हमारा, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा, सॉरी, अपॉन डेल्टा पी इंटू पी बाय क्यू। डेल्टा क्यू यहाँ पे कितना है, 2, सॉरी, टू द प्राइस है। डेल्टा क्यू हमारा यहाँ पे है 5, प्राइस हमारा है 2। ओरिजिनल प्राइस क्या था, ओरिजिनल प्राइस हमारा 6, ओरिजिनल क्वांटिटी वाज 10, दैट इज 5/2 इंटू 6/10। अब यहाँ देखो क्या हो रहा है, ये इनवर्स रिलेशनशिप हो गया, इसलिए हम यहाँ पे माइनस साइन लगाएंगे। ठीक है, एक चीज़ कम हो रही है, एक चीज़ बढ़ रही है, ऐसा हो रहा है, इसलिए माइनस साइन लगाएंगे। ठीक है, ये 3 हो गया, 2 हो गया, दैट इज 1.5, तो माइनस 1.5, दिस इज द आंसर। ठीक है, डन है। चलो नेक्स्ट चलते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 2, 5% फॉल हो गया प्राइस में, 15% राइज हुआ। बताओ कितनी क्या इलास्टिसिटी है। देखो हमने क्या देखा था, परसेंटेज ऑफ डेल्टा डी अपॉन परसेंटेज ऑफ डेल्टा पी, दैट इज 15% चेंज अपॉन 5% का फॉल, कितना हुआ, 3। इलास्टिक डिमांड है। ठीक है, ठीक है, चलो, ये वन लाइनर क्वेश्चन हैं, इसमें ज़्यादा अपना टाइम नहीं वेस्ट करना। ठीक है, देखते हैं। प्राइस डिक्रीज हो गया 100 to 60, डिमांड जो थी, अच्छा इसमें इलास्टिसिटी दे रखी है 1.5, ओरिजिनल डिमांड 30 थी। जब भी ऐसा हो ना टेबल बना लिया करो, टेबल इज़ वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। 100 था प्राइस मेरा, ओरिजिनल 30 की डिमांड आ रही थी। ठीक है, 30 की डिमांड आ रही थी, 60 हो गया। व्हाट इज़ द क्यूडी, गिवन 1.5, फॉर्मूला लगाओ, 1.5 इज इक्वल टू चेंज इन, अब चेंज इन क्वांटिटी तो हमें पता नहीं है, तो हम लिख देंगे डेल्टा क्यू। ठीक है, डिवाइड बाय चेंज इन प्राइस कितना है 40, इंटू ओरिजिनल प्राइस कितना है 100, ओरिजिनल क्वांटिटी 30। ठीक है,
बस अब आप इसको देखो, इसको आप सॉल्व कर दो, तो इसका आंसर हमारा आ गया 18। 18 इसका आंसर आ गया। अब लेकिन अभी ख़त्म नहीं हुआ, 18 तो बस चेंज है। 18 क्या है, दिस इज द चेंज। 18 इज ओनली द चेंज। ठीक है। जो क्वांटिटी डिमांड एक्चुअली अभी हो रही है वो कितनी है, वो होगा ये 30 + 18 दैट इज 48 यूनिट्स। ठीक है। चलो नेक्स्ट चलते हैं। डिमांड, द क्वांटिटी डिमांडेड बाय कंज्यूमर एट प्राइस 9 is 800 units. Its price falls by 25% and demand rises by 160 units. ठीक है, ये बनाते हैं टेबल। 9 रुपीज़ पे 800 डिमांड है। अब 25% जो है हमारी फॉल कर गई, प्राइस फॉल कर गया। ठीक है, अब मैं अगर करूँ 9 का 25% दैट इज 2.25, सो 9 - 2.25 विल बी 6.75। 6.75 जब हुआ तो मेरे क्वांटिटी हैज़ हैज़ रोज बाय 160 यूनिट्स। तो मतलब 800 से जब 160 कर दिया तो 960 ये बन गया। ठीक है, देखते हैं सही कर देना हम लोग। ठीक है। अच्छा, अब देखो इन्होंने क्या किया ना, आईसीआई ने यहाँ पे परसेंटेज से किया है। देखो परसेंटेज से किया है, मैंने आपको कराया है एब्सोल्यूट वाले उससे, एब्सोल्यूट वाले मेथड से। ठीक है, आप दोनों मेथड में से कोई भी देख सकते हो जो आपको ज़्यादा इजी लगता है। आई वुड से कि चलो आईसीआई ने यहाँ पे ये वाला किया है, ये ज़्यादा इजी है। परसेंटेज निकालनी है बस एक और ये हो गया। लेकिन आपको ये वाला भी तो आना चाहिए ना। ठीक है, एग्जाम में आप आंसर किसी से भी निकाल सकते हो, दैट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम। देखो मैं आपको आंसर निकाल के इससे भी दिखा सकता हूँ, दैट्स नॉट एन इशू। देखो क्या है, चेंज इन क्वांटिटी कितना हो रहा है 160 डिवाइड बाई चेंज इन प्राइस कितना हो गया, चेंज इन प्राइस 2.25। 9 - 6.75 कितना होता है, दैट इज 2.25 इंटू ओरिजिनल प्राइस 9 अपॉन ओरिजिनल क्वांटिटी 800। ठीक है, देखो कैसे करना है, 160 डिवाइडेड बाई 2.25 तो हो गया 7.1 इंटू 9 डिवाइडेड बाई 800। जब आप इसको सॉल्व करोगे यू विल गेट द यू विल गेट द आंसर 0.8। ठीक है, इसको सॉल्व करके यू गेट 0.8 जो कि यहाँ पे भी आया होगा। ठीक है ना। चलो नेक्स्ट देखते हैं। अ कंज्यूमर बाइज 80 यूनिट्स ऑफ अ गुड एट प्राइस ऑफ 4 रुपीज पर यूनिट। सपोज प्राइस इलास्टिसिटी इज -4, एट व्हाट प्राइस विल ही बाय 60 यूनिट्स। ठीक है, अब देखो क्या हो रहा है। 4 रुपीज़ के प्राइस पे वो 80 यूनिट्स खरीद रहा है। ठीक है, ऐसा कौन सा प्राइस है जिस पे वो 60 खरीदेगा, मतलब वो अपनी डिमांड कम कर रहा है, दैट मीन्स प्राइस इंक्रीज हो रहा है। तो हम यहाँ लिखते हैं 4 के प्राइस पे वो 80 ले रहे हैं। अब ऐसा कौन सा प्राइस है जिस पे वो 60 यूनिट्स खरीदेगा, कैसे निकालना है। चेंज इन क्वांटिटी कितना है 20। पहले वो देखो, ये -4 है इलास्टिसिटी, 20 डिवाइडेड बाय, हाँ चेंज इन प्राइस हमें पता नहीं है तो ये हम ऐसे रख देंगे। ओरिजिनल प्राइस कितना है 4 डिवाइड बाय ओरिजिनल क्वांटिटी 80। इसको कर लो कैलकुलेट कितना होता है। तो ये गया 1 4 दिस इज 1 माइनस इक्वल टू 1, सो 4। ठीक है, तो ये आपका कितना बन जाता है 20 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 4 6 20 एंड 20। ओके, अच्छा ऐसा ने कुछ अलग तरीके से किया है, एक बार देख लेते हैं क्या किया इन्होंने।
ओके, ठीक है। ओके ओके, तो इन्होंने क्या किया ना, इन्होंने बेसिकली चेंज इन प्राइस को x-4 लिख दिया। एक्स उन्होंने बोला कि जो न्यू प्राइस होगा वो एक्स है। ठीक है, तो न्यू प्राइस माइनस जो फोर है, फोर इज द ओरिजिनल प्राइस। तो न्यू प्राइस माइनस ओरिजिनल प्राइस इज इक्वल टू जो भी चेंज आएगा, चेंज इन पी लिखते हैं ना उनके नीचे डिनोमिनेटर में। तो चेंज इन पी का उन्होंने x-4 करके लिख दिया। तो उन्होंने एक्स की टर्म्स में उसको एक्सप्रेस करने का ट्राई किया यहाँ पे। मेरा तरीका कुछ और था। ओके, चलो, तो इनके मेथड से क्या आया आंसर, 4.2 रुपीज़ पर यूनिट। तो बेसिकली 4.2 रुपीज़ पर यूनिट के प्राइस पे जो डिमांड आएगी, कंज्यूमर क्या डिमांड करेगा, 60 यूनिट्स की, जबकि वो 4 के प्राइस पे 80 यूनिट्स की डिमांड कर रहा था। ठीक है, तो ऐसे इनवाइटली इन्होंने ये कर दिया। ठीक है, ओके, सही है। ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक। अभी जो हमने देखा था वो थी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब हम जिस पर जा रहे हैं दैट इज पॉइंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। या पॉइंट, सर पॉइंट क्या होता है? आपको याद है मैंने आपको डिमांड कर्व दिखाया था लास्ट लेक्चर में। रफ सा बना देता हूँ एक। ये देखो, ये डिमांड कर्व बन गया हमारा रफ सा। फिर ये इसका वाई एक्स एक्सेस बन गया यहाँ पे। पॉइंट क्या आता है, पॉइंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या, वो क्या होता है? बेसिकली डिमांड कर्व के किसी एक पॉइंट पे, डिमांड कर्व के किसी भी एक पॉइंट पे, एट एनी पॉइंट ऑन द डिमांड कर्व, क्या इलास्टिसिटी है उस पॉइंट पे, वो बताता है पॉइंट इलास्टिसिटी। ठीक है, देखते हैं, रीड करते हैं क्या लिखा है यहाँ पे। द पॉइंट elasticity of demand is the price elasticity of demand at a particular point on the demand curve, at a particular point on the demand curve. ठीक है, it is for measuring the price elasticity where the change in price is in infinite symbol है, जहाँ पे प्राइस चेंज इन प्राइस, वहाँ पे ये हेल्प करता है हमें इलास्टिसिटी डिराइव करने में। ठीक है, ओके। इट इज अ की एलिमेंट इन अप्लाइंग मार्जिनल एनालिसिस टू डिटरमाइन ऑप्टिमल प्राइसेस। क्या हमारा प्राइस ऑप्टिमल रहेगा उसको ढूंढने में जो है प्राइस इलास्टिसिटी हमारी हेल्प करता है। वो मैंने ऊपर भी हमने डिस्कस किया था ये सेम बात, वही चीज़ लिखी है। बिकॉज क्यों ऐसा क्यों होता है, बिकॉज इट इवेल्युएट्स द स्मॉल चेंजेस टेकन विद रिस्पेक्ट टू एन इनिशियल डिसीजन। इट इज़ यूजफुल टू मेजर इलास्टिसिटी विद रिस्पेक्ट टू एन इनफाइनाइट स्मॉल सिमिली स्मॉल चेंज इन प्राइस। ठीक है, तो अगर छोटा सा भी चेंज होता है प्राइस में, तो कितनी डिमांड उसकी रिस्पॉन्ड करती है वो बताता है हमारा प्राइस इलास्टिसिटी। ठीक है, अब पॉइंट इलास्टिसिटी को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, ई पी इज इक्वल टू माइनस डी क्यू अपॉन डी पी इंटू पी अपॉन क्यू। डी पी अपॉन डी क्यू ये जो है, ये क्या चीज़ है, इज द डेरिवेटिव ऑफ क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू प्राइस एट अ पॉइंट ऑन द डिमांड कर्व। ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू प्राइस एट अ पॉइंट ऑन द डिमांड कर्व। पी और क्यू यहाँ पे क्या है, हमारे प्राइस और क्वांटिटी एट दैट पॉइंट। ठीक है, ये देखो जो मैंने आपको डिमांड कर्व बना के दिखाया था, यहाँ पे पॉइंट आर पे हम देख रहे हैं कि कितनी उसकी इलास्टिसिटी बनती है। ठीक है, टी हमारा है क्वांटिटी यहाँ पे, और ये टी हमारा क्या प्राइस। ठीक है ना, so therefore point elasticity is the product of price quantity ratio at a particular point on demand curve and reciprocal of the slope of the demand line। ठीक, चलो, ठीक है, measurement of elasticity on a linear demand curve with a geometric method। The price elasticity of demand is change in quantity associated with the change in price, that is change in quantity upon change in price times the ratio of price to quantity। Therefore the price elasticity of demand depends not only on the slope but also on the price and quantity। ऐसे नहीं कि सिर्फ द स्लोप पे डिपेंड करती है, बल्कि हम ये देखेंगे कि उस पॉइंट पे
क्या हमारा प्राइस है और क्या क्वांटिटी है। ठीक है, उस पर डिपेंड करेगा कि क्या हमारी इलास्टिसिटी बनती है। ठीक है ना। ओके। द इलास्टिसिटी देयरफॉर वेरीज अलोंग द कर्व एज प्राइस एंड क्वांटिटी चेंज। अब ऐसा तो नहीं है कि कर्व के एक पॉइंट पे सब पॉइंट पे सेम रहेगा। अगर जैसे ये हमारा कर्व है, ठीक है, इस पॉइंट पे मान लो 10 रुपीज़ हो गया, 12 हो गया, अलग अलग पॉइंट्स हैं। ठीक है, यहाँ पे क्वांटिटी कभी 8 है, कभी 9 है, ऐसे ऐसे अलग 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 क्वांटिटीज़ हैं, अलग अलग प्राइजेज हैं। ठीक है, दैट्स वाई इट वेरीज along the curve as the price and quantity changes, right? अब ठीक है, the slope of linear demand curve is constant. जो linear demand curve है उसका slope will be constant. However, elasticity at different points on a linear demand curve would be different because price और quantity change हो रहे हैं, तो obviously elasticity जो है वो change होती रहेगी। When the price is high and quantity is small, price is very high, quantity कम है, तो हाई इलास्टिसिटी है। जैसे मैंने पिछले एग्जाम्पल दिया था हमारी टी शर्ट का, प्राइस उसका हाई था बहुत ज़्यादा, क्वांटिटी उसकी कम थी, तो हाई इलास्टिसिटी। ठीक है, इलास्टिसिटी बिकम स्मॉलर एज वी मूव डाउन द कर्व। जैसे जैसे कर्व के नीचे जाते रहेंगे, इलास्टिसिटी भी जो है वो कम होती जाएगी। गिवन अ स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व, जो ये देखो, ये देख, स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व जैसे ये वाला था, स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व, पॉइंट इलास्टिसिटी एट एनी पॉइंट से, पॉइंट से आर के पॉइंट पे हम इलास्टिसिटी देखते हैं। दैट कैन बी फाउंड यूजिंग द फॉर्मूला आर टी अपॉन आर टी। आर टी क्या है यहाँ पे, ये आर टी लोअर, दैट इज लोअर सेगमेंट, दिस इज द लोअर सेगमेंट अपॉन आर एंड स्मॉल टी, दैट इज ये वाला। ठीक है, ये हो गया हमारा अपर सेगमेंट। ठीक है, लोअर सेगमेंट अपर सेगमेंट। तो इसको ये करके हम निकालते हैं हमारी elasticity at the point, at any point, as lower segment upon upper segment. This formula is very important। ठीक है, चलो नेक्स्ट चलते हैं। ठीक है, अब ये देखो, ये अलग अलग पॉइंट्स पे इन्होंने बता रखा है कि इलास्टिसिटी कैसी होती है। व्हेन द, देखो, व्हेन द प्राइस इज हाईएस्ट, ठीक है, हाईएस्ट प्राइस पे है, ठीक है, तो इस पे हम करते हैं इनफाइनाइट इलास्टिसिटी। डिमांड बिल्कुल भी नहीं है ना, जीरो है। इनफाइनाइट इलास्टिक, हाईली इलास्टिक। ठीक है, हाईएस्ट प्राइस प्राइस पे है लेकिन क्वांटिटी बिल्कुल डिमांड ही नहीं है कोई भी, तो ये हो गया हाईली इलास्टिक। यहाँ पे हो गया इलास्टिक, दैट इज ग्रेटर देन 1, तो हाईली हाईली इलास्टिक से थोड़ा सा कम इलास्टिक। जब बिल्कुल इक्वल टू 1 है, ये हो गया यूनिटरी इलास्टिक, यूनिटरी इलास्टिक। ठीक है, ये आ गया इन इलास्टिक, लेस देन 1। जब जब इलास्टिसिटी इज लेस देन 1 इट इज इन इलास्टिक। यहाँ पे आ गया जीरो। ठीक है, यहाँ पे आ गया कि बिल्कुल हाईली इन इलास्टिक है। ये डिफरेंट पॉइंट्स है कर्व पे, डिमांड कर्व पे कैसे डिफरेंट इलास्टिसिटीज को इन्होंने बताया हुआ है। दिस यू कैन रीड, सी दिस थ्रू द फिगर 7, राइट। चलो आगे चलते हैं। Thus we see that as we move from T, as we move on from capital T towards T, elasticity goes on increasing, बढ़ती जा रही है ना, जीरो फिर वन, फिर जीरो, फिर वन, फिर इक्वल टू वन, फिर ग्रेटर देन वन, देन इनफाइनाइट, ऐसे जो है बढ़ती बढ़ती जा रही है। ठीक है,
ओके, ठीक है। Friends, let's move on to the next topic, that is arc elasticity। ठीक है, अब आर्क क्या होता है? इफ़ यू नो, आपने आई थिंक 9th 10th है उससे पहले जो हमारे मैथ्स में ज्योमेट्रिक्स का एक चैप्टर होता है, वहाँ पे बताते हैं कि सर्कल, जैसे एक सर्कल है तो उसमें एक आर्क होता है। ठीक है, एक तो हो गया सेमी सर्कल, एक हो गया छोटा सा एक पार्ट है सर्कल का, दैट इज आर्क। तो जब हमारा डिमांड कर्व बनता है, अगर मैं यहाँ पे डिमांड कर्व एक और बनाऊँ, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज वन पॉइंट हेयर। ठीक है, अब आर्क क्या है? आर्क है, फॉर एग्जाम्पल आप मान लो इतना हिस्सा, दिस इज वन आर्क, देन दिस इज अनदर आर्क। तो ये ऐसे जो है ये आर्क है। ठीक है ना, दीज आर आर्क। अब हम हमें देखना है कि इस आर्क की कितनी इलास्टिसिटी है, वो हमें देखना है। ये कर्व है, देखो क्या लिखा है, often we may be required to calculate price elasticity over some portion of the demand curve rather than at a single point, over some portion। ठीक है, ठीक है। In other words, the elasticity may be calculated over a range of prices। अलग अलग प्राइजेस के हम निकाल रहे हैं, रेंज ऑफ प्राइजेस के। ऐसे नहीं कि सिर्फ एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, नॉट ऑन अ सिंगल पॉइंट, इट इज ऑन अ range of prices। When price and quantity changes are discrete and large, we have to measure elasticity over an arc। जब बहुत लार्ज चेंजेस हो रहे हैं क्वांटिटी में, प्राइस में बहुत लार्ज चेंजेस हो रहे हैं, देन हमें जो है मेजर करना पड़ेगा ओवर एन आर्क। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। When price elasticity is to be found between two prices or 2 points on a demand curve, say A and B in figure 8, जैसे फिगर 8 में A एंड B, ये 2 पॉइंट्स हैं। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये कर्व है और इस ना, ये आर्क है। ठीक है, ये हमारा, ये आर्क है पूरा। ठीक है, अब ए एंड बी पॉइंट पे हमने देखना है कि इन दोनों प्राइसेस के बीच में कितनी इलास्टिसिटी है। ठीक है, अब लेकिन अब इसमें देखो, अब क्या हो रहा है ना, देखो जो ए पॉइंट है उसका प्राइस पी है, जो हमारा बी पॉइंट है उसका प्राइस P1 है। कंफ्यूजन ये है कि कौन से प्राइस को बेस मानेंगे। जब हम निकालेंगे इलास्टिसिटी तो एक 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 प्राइस चूज करना पड़ेगा ना, हम दोनों प्राइस नहीं निकाल सकते, हमें एक प्राइस चूज करना है कि व्हाट विल बिकम माई पी। वो कैसे चूज करें वो बताया इन्होंने। अब ऐसा क्यों राइज हो रहा है क्वेश्चन, बिकॉज elasticity found by using original price and quantity figures as base will be different from the one derived by using new price and quantity figures। ठीक है, राइट। Therefore, in order to avoid confusion, rather than choose the initial or final price and quantity, the midpoint method is used। तो हम क्या करेंगे, ना तो हम ए का लेंगे ना बी का लेंगे, हम मिड पॉइंट ले लेंगे। मिडिल पॉइंट होगा, उसकी हम प्राइस एंड क्वांटिटी को देखेंगे, उसको हम यूज़ करेंगे फॉर फाइंडिंग आउट द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। दैट इज द एवरेजेस ऑफ टू प्राइस एंड क्वांटिटीज आर टेकन एज द बेस। दोनों का एवरेज निकाल के हम फिर निकालेंगे कि कितना हमारा प्राइस और मतलब कितना हमारा इलास्टिसिटी बनता है। मिड पॉइंट formula is an approximation to the actual percentage change in a variable, but it has the advantage of consistent elasticity values and price move in either directions। क्या मतलब इसका, कि जो हमारा मिड पॉइंट का फॉर्मूला है, दैट इज एन अप्रोक्सीमेशन टू द एक्चुअल परसेंटेज चेंज। अप्रॉक्स है कि परसेंटेज में इतना चेंज होगा, उतना अप्रॉक्स हम मानते हैं। लेकिन एडवांटेज क्या है कि ये जो वैल्यूज हैं इलास्टिसिटी की वो कंसिस्टेंट रहेंगी, चाहे मेरा प्राइस बढ़े कम हो, वो वैल्यू जो हम यूज़ करेंगे वो रहेगी कंसिस्टेंट। तो हमने मिड पॉइंट चूज़ किया कि हमने कोई एक पॉइंट का दूसरे पॉइंट का नहीं पकड़ा यहाँ पे, वी हैव टेकन द मिड पॉइंट। ठीक है,
चलो आगे देखते हैं। अब यहाँ पे मिड पॉइंट से कौन सा आ रहा है? ध्यान से देखो, एरो बनाया हुआ है। ये रहा, ये आर्क है हमारी, है ना? ठीक, चलो अब फॉर्मूला लगाते हैं अपना। कैसे लगाएंगे फॉर्मूला? पता है आपको वो तो फॉर्मूला कैसे लगेगा? चेंज कैसा है, Q2 - Q1। ये हो गया चेंज, ये हो गया उसका मिड पॉइंट निकाल दिया, डिवाइड बाई 2 करके एवरेज। मिड पॉइंट नहीं, एवरेज। ठीक है, यहाँ प्राइस का कर दिया सेम। क्या बन गया? Q2 - Q1 अपॉन P2, सॉरी Q2 - Q1 अपॉन Q2 + Q1 इंटू P2 + P1 अपॉन P2 - P1। ठीक है, ये हमने बना लिया हमारा आर्क इलास्टिसिटी का फॉर्मूला। अब इसमें देखो P1 क्या है? ओरिजिनल प्राइस क्वांटिटी है। P2 क्या है? न्यू। एग्जाम्पल से देखते हैं और समझ आएगा। P1 मेरा 500 रुपीज़ है, ओरिजिनल प्राइस। ओरिजिनल प्राइस 500 है। उस प्राइस पे मेरी डिमांड थी 100 हेडफोन्स। ठीक है, 500 रुपये पे 100 की डिमांड थी। जैसे 400 हुआ, 150 की डिमांड होगी। ठीक है, फॉर्मूला यूज़ करते हैं। Q2 - Q1, दिस इज Q2, दिस इज Q1, दिस इज P1, दिस इज P2। ठीक है ना? Q2 - Q1, 150 - 100 that is 50 upon Q2 + Q1 that is 250 into P2 + P1 900 upon P2 - P1 that is 100। 1.8 की हमारी इलास्टिसिटी आ गई। ठीक है, क्या लिखा है? द आर्क इलास्टिसिटी विल ऑलवेज लाई समवेयर बिटवीन द पॉइंट इलास्टिसिटीज कैलकुलेटेड एट लोअर एंड हाई प्राइस। अगर आप दोनों पॉइंट की पॉइंट इलास्टिसिटी निकालोगे, उन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं लाई करेगा तुम्हारा आर्क इलास्टिसिटी। ऐसा नहीं कि हमेशा बीच में ही लाई करेगा। तो आप बोलोगे कि हमने जो मिड पॉइंट निकाला है सबसे बीच में होना चाहिए। नहीं नहीं, हमेशा बीच में नहीं होता। बट ये आएगा उसके, उन दोनों पॉइंट्स की जो इलास्टिसिटी आएगी उसके बीच में ही पे फॉल करेगा। ठीक है ना? चलो ओके, आगे देखते हैं क्या है। एक बार देख लेता हूँ, मैं चेक करता हूँ पहले इसमें। ठीक है, ओके। तो स्टूडेंट्स एक काम करते हैं, आज का लेक्चर हम इतना ही रखते हैं। काफ़ी सारी चीज़ें हमने इसमें कवर कर ली थी, तो थोड़ा आप एब्जॉर्ब करो इन चीज़ों को, एक बार आप खुद से रीड करना। जो हमने न्यूमेरिकल्स देखे थे ना, आपको यहाँ पे मेन फार्मूलाज याद रखने हैं, क्योंकि फार्मूलाज आपने अगर याद कर दिए तो ही आप न्यूमेरिकल्स को अटैम्प्ट कर पाओगे। ठीक है, इवन व्हेन यू आर प्रेजेंटिंग योर आंसर इन द एग्जाम, यहाँ पे हमारा एमसीक्यू एग्जाम है तो उतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। प्रेजेंटेशन तो कुछ है नहीं, इसमें एमसीक्यू है, ऑप्शन चूज़ करना है, तो वो चलो वो बात रहने देते हैं। लेकिन फॉर्मूला आपको याद रखना है, बिकॉज जब आपका एमसीक्यू आएगा तो एमसीक्यू में जब आप कैलकुलेशन करोगे, ठीक है, वो डायरेक्ट आएगा क्वेश्चन, आपको वैल्यू वो दे देगा, वैल्यूज़ दे देगा और बोलेगा कि हमारी इलास्टिसिटी निकाल के दो, या फिर जो भी वो रिक्वायरमेंट होगी क्वेश्चन की वो आपको दे देगा। तो आपको उस टाइम पे फॉर्मूला आपको बिल्कुल आना चाहिए। इट कैन आस्क एनी क्वेश्चन, इट कैन आस्क आपका पॉइंट का पूछ लेगा ज्योमेट्रिक वाले फॉर्मूले से, या फिर आपका आर्क का पूछ लेगा, या नॉर्मल जो हमने ऊपर देखा चेंज अपॉन क्यू अपॉन चेंज अपॉन पी वैसे करके पूछ लेगा। कोई भी टाइप ऑफ क्वेश्चन वो पूछ सकते हैं। दैट्स वाई द फॉर्मूला शुड बी ऑन योर टिप्स। ठीक है, इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट है, इतने ज़्यादा कोई फॉर्मूलाज इसमें है नहीं। ठीक है, इसलिए जितने हैं मेक श्योर अच्छे से याद है। ठीक है, आपको अप्लाई करना आता है कि कौन सी चीज़ कौन सा फॉर्मूला कौन सी जगह पे फिट हो रही है। ऐसे नहीं कि क्यू की जगह आपने पी डाल दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल पता होना चाहिए कि फॉर्मूला में भी वो टर्म्स का क्या क्या मतलब है और कहाँ कहाँ से वो आपको मिलेगी, क्वेश्चन के क्या क्या आपको प्रोवाइड करता है, तो आपको सब आप आना चाहिए अच्छे से।
ठीक है, एक बार दोबारा रीड करो, जो ऊपर मैंने एक दो पैराग्राफ्स आपको रीड करने को बोले हैं, एक बार वो रीड कर लेना। ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे को नहीं लगा था इतनी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने स्किप कर दिया। बट आप एक बार बस पढ़ लेना, आपके दिमाग में बस वो चीज़ होनी चाहिए कि अच्छा ये भी एक चीज़ थी चैप्टर में। ठीक है, चलो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। अब नेक्स्ट पार्ट में हम ट्राई करेंगे, मैं ट्राई करूँगा नेक्स्ट पार्ट में, अगर ये चैप्टर का, देखो प्राइस इलास्टिसिटी तो सबसे ज़्यादा लेंदी टॉपिक होता है एज फार एज इलास्टिसिटी ऑफ द इलास्टिसिटी इज कंसर्न। प्राइस वाला सबसे हाईएस्ट होता है, बिकॉज प्राइस में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, इनकम और क्रॉस ये सब अलग चीज़ें होती हैं, बट प्राइस इज़ व्हाट इज़ द मेन थिंग। ठीक है ना, इसलिए प्राइस में टाइम लग रहा है। वंस वी आर डन विद प्राइस, इनकम इलास्टिसिटी एंड क्रॉस क्रॉस इलास्टिसिटी जो है वो बहुत जल्दी हमारा कवर हो जाएगा। ठीक है, ट्राई करते हैं विद इन इन द नेक्स्ट 1-2 पार्ट्स इस चैप्टर इस यूनिट को हम खत्म करते हैं। चैप्टर लेंदी है, 3 यूनिट्स हैं चैप्टर के, अभी हम फर्स्ट पे ही हैं। ठीक है, टाइम थोड़ा लगेगा, पार्ट्स इसके लगेंगे थोड़े, और मैंने आपको पहले बता दिया था। बट इट्स ओके, हम पूरा डिटेल में कवर करेंगे, कोई चीज़ को छोड़ेंगे नहीं, डिटेल में कवर करेंगे। कोई भी आपकी क्वेरी है, कोई डाउट है, मेरे को कमेंट सेक्शन में आप मेंशन कर सकते हो, आई विल श्योरली रिप्लाई टू इट। Yeah, so if you like this video, please consider liking this lecture and share it with your friends and subscribe to the channel. Keep studying.